कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी हुई अपनी बेटी सुजाता से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि तुझे घर का काम करने की ज़रूरत क्या है, अपनी सास और नंद से करवाया कर। तब सुजाता ने कहा कि मम्मी, ये लोग तो इसके लिए लड़का देख रहे हैं। ये तो सुनकर कमला देवी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तुरंत कहा कि लड़का देख रहे हैं? अरे इतनी मालदार घर की लड़की है, कहीं और क्यों जाए? क्यों ना इसे तेरी भाभी बनाकर ले आऊं? सुजाता ने तुरंत कहा कि मम्मी नहीं, ये रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो ये लड़की पसंद ही नहीं है। तब कमला देवी ने कहा कि अरे पसंद का क्या करना है, हमें तो दहेज चाहिए। नंद के घर में रहेगी तो तब कर भी रहेगी, फिर तो इस घर में जो चाहे करना, उसके घर वाले कभी बोल ही नहीं पाएंगे। यह बात सुनकर तो सुजाता की आंखें भी चमक उठी और उसने तुरंत अपनी माँ को रिश्ता लेकर आने के लिए कह दिया। सारी बातें तय हुई। सुजाता के ससुराल वालों को भी उसका भाई पसंद था, इसीलिए रिश्ता करने में देरी नहीं हुई। लड़की का नाम रश्मि था और वह भी शादी के लिए तैयार हो गई। कमला देवी तो इस रिश्ते के होने पर फूली नहीं समा रही थी। शुरुआत के 10-15 दिन तो रश्मि ने भी ओढ़नी सरकाकर मीठी आवाज़ में जी मम्मी जी, हाँ मम्मी जी की माला जपी। लेकिन जैसे ही शादी की मेहंदी का रंग उतरा तो रश्मि का असली रंग भी सामने आने लगा। 8 दिन हो चुके थे और उस दिन सुबह के 8:30 बज चुके थे। रसोई में चाय के बर्तन खटक रहे थे और कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर था। झाड़ू पोछा वाली आकर जा चुकी थी, लेकिन घर की नई बहू कमरे का दरवाज़ा अब भी बंद था। कमला देवी से अब रहा नहीं गया। वे पैर पटकती हुई रश्मि के कमरे के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। कमला देवी चिल्लाते हुए बोली, बहू ओ बहू, धूप सिर पर चढ़ाई है और महारानी अब तक घोड़े बेचकर सो रही है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ 2 पैर तक पड़ी रहो। उठो और आकर रसोई संभालो। दरवाज़ा झटके से खुला। रश्मि के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद से ज़्यादा चिढ़ थी। उसने पल्लू संभालना तो दूर, सीधी कमला देवी की आंखों में आंखें डाल दी और तीखे स्वर में बोली, मम्मी जी सुबह सुबह ये क्या ढोल पीटना शुरू कर देती हैं आप? सोने दीजिए ना चैन से। रात को देर से सोई थी तो क्या मैं आराम से सो भी नहीं सकती? कमला देवी तुरंत आंखें तरेरते हुए बोली, सोने दे। अरे लाज शर्म पेश खाई है क्या? इस घर में सुबह 6 बजे चूल्हा जल जाता है। मेरी बेटी को जाकर देखो, सुबह 5 बजे उठकर पूरे खानदान के लिए पसीना बहाती और तुम। रश्मि बात काटते हुए कड़वाहट से बोली, अपनी बेटी की तारीफ मुझसे मत कीजिए, मैं अनजान नहीं हूँ कि वो क्या करती है। मैं नंद हूँ उसकी। और सुनिए, सुबह सुबह मुझसे ये हुक्म चलाना बंद कीजिए। इतना काम था मुझसे नहीं होने वाला। झाड़ू, फटका, चौका, बर्तन, फिर नाश्ता। मैं कोई बंधुआ मजदूर बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। कमला देवी हैरान होकर बोली, मुंह संभाल कर बोल बहू। बहू है तो बहू की तरह रहे। काम नहीं करेगी तो क्या यहाँ बैठकर राज करेगी? अपनी बेटी की नंद को इसलिए नहीं लाई हूँ कि घर में। रश्मि ताने मारते हुए मुस्कुराई, आपको काम की इतनी ही फिक्र है तो खुद कर लीजिए ना। शरीर में इतनी ताकत तो है आपके, और अगर नहीं होता तो नौकर रखिए। आपके इस घर में आकर मैं अपनी उंगलियां नहीं घिसने वाली। करना है तो खुद करो, वरना चुपचाप काम वाली बाई लगाओ। अब तो कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो अपने घर में इसलिए बहू बनाकर लाई थी कि जिससे वह अपना उल्लू सीधा कर सके, वो इतनी बदतमीज़ निकलेगी। कमला देवी तमतमाते हुए बोली, अच्छा तो तू अब मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है? आने दे आज आकाश को, अभी तो वो ऑफिस में है। तेरी ये सारी हेकड़ी न निकाली तो मेरा नाम भी कमला नहीं। शाम को जैसे ही आकाश दफ्तर से थका हारा घर लौटा तो कमला देवी ने ड्राइंग रूम में ही उसका रास्ता रोक लिया। रश्मि अपने कमरे में आराम से बैठकर फ़ोन चला रही थी। कमला देवी रोते हुए ड्रामे के अंदाज में बोली, आकाश देख ले अपनी इस पढ़ी लिखी और बदतमीज़ बीवी के लक्षण। आज तो इसने हद ही पार कर दी। सुबह के 8:30 बजे सोकर उठी और जब मैंने टोक दिया तो मुझे ही नौकरानी रखने की धौंस सिखाने लगी। कहती है कि काम करना है तो खुद करो, वरना नौकर रखो। तू ऑफिस चला गया तो यह पड़ी सोती रही। आकाश ने थके लहजे में अपना बैग सोफे पर रखा और गहरी सांस ली। तभी रश्मि कमर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर आ गई और गुस्से में बोली, आकाश अपनी मम्मी से कहो कि बात को मिर्च मसाला लगाकर पेश करना बंद करें। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझसे सुबह उठकर अकेले पूरा घर का काम नहीं संभलता। अगर इन्हें आराम चाहिए तो एक फुल टाइम नौकर रख ले। इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? कमला देवी तमतमाई, सुन रहा है आकाश, इसके तेवर देख रहा है ना? ये मेरी बेटी की ननद है, इसीलिए मैंने इसे सिर पर बिठाया था, पर ये तो मेरे सिर पर ही नाच रही है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ तो तमाशा हो रहा है। तो कुछ बोलता क्यों नहीं? सीधे कह दे इससे कि इस घर में रहना है तो कायदे में रहना होगा।
आकाश कुछ देर तक चुप रहा। उसे पहले अपनी माँ को देखा और फिर रश्मि को। कमला देवी को पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा अपनी माँ के अपमान पर रश्मि को आड़े हाथों लेगा, लेकिन आकाश का जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश ठंडे और सपाट लहजे में बोला, तो रश्मि गलत क्या कह रही है? कमला देवी सख्ते में आते हुए चिल्लाई, क्या कहा तूने? आकाश भी जोर से बोला, हाँ मम्मी, रोज रोज का सुबह का तमाशा मुझसे नहीं होता। रश्मि कोई आपकी पुराने ज़माने की बहू नहीं है जो घूंघट काट कर चौके में पड़ी रहे। अगर वो कह रही है नौकर रख लो तो रख लेते हैं ना, पैसे मैं कमा रहा हूँ ना, फिर आपको इतनी क्या तकलीफ है? क्यों बात बात पर राई का पहाड़ बनाती हो आप? रश्मि कमला देवी की तरफ विजयी मुस्कान से देखते हुए बोली, सुना मम्मी जी, आपके बेटे के पास भी दिमाग है। अब कम से कम मेरे कमरे के बाहर आकर चिल्लाना बंद कीजिए। कमला देवी हाथ मसलकर खड़ी रह गई। उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, आज एक बाहरी लड़की के सामने अपनी माँ को ही दोषी ठहरा रहा था। वही लड़की जिसे दबा कर रखना चाहती थी। उनके सीने में एक अजीब सी तड़प और गुस्सा उबल रहा था। मनमुटाव की यह चिंगारी अब एक बड़ी आग का रूप ले चुकी थी। कमला देवी को लगा था कि बेटे की डांट के बाद रश्मि शायद थोड़ी सुधर जाएगी, लेकिन रश्मि के इरादे कुछ और ही थे। रश्मि का दिन था, रविवार का दिन था। कमला देवी को उम्मीद थी कि आज छुट्टी के दिन बहू घर के काम में हाथ बटाएगी, लेकिन दोपहर होते होते रश्मि तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी और आंखों पर गॉगल्स चढ़ा रखे थे। पीछे पीछे आकाश भी शर्ट के बटन बंद करता हुआ आ रहा था। कमला देवी हॉल में बैठी हुई थी। बहू बेटे को इस तरह सज धज कर बाहर जाते देखकर उनका माथा ठनका और वह सख्त आवाज में चिल्लाई, ये दोपहरी में कहाँ के पैर पूजने जा रहे हो तुम दोनों? पूछने के लिए इस घर में कोई है या नहीं, या फिर मैं मर गई हूँ? रश्मि बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, मम्मी हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, टिकट एडवांस में बुक है। कमला देवी तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई और आवाज़ में तल्खी लाते हुए बोली, पिक्चर देखने? और घर में रात के खाने का क्या? खाना बनाकर कौन जाएगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे पिक्चर का प्रोग्राम बनाने की? इस घर की कोई मर्यादा है या नहीं? इस घर में, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। रश्मि लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, मम्मी जी अब हर छोटी बात पर आपसे परमिशन तो ली नहीं जाएगी। रही बात खाने की, तो हम आपके लिए बाहर से अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देते हैं, आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आराम से खाना। ऑर्डर शब्द सुनते ही कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रश्मि के सामने आकर अपनी उंगली उठाई। कमला देवी गुस्से में कांपते हुए बोली, होश में रहकर बात कर रश्मि, यह तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी का मायका है। ज़रा याद रखो तुम किस खानदान की बहू बनकर आई हो। यह बाहर का सड़ा गला खाना ऑर्डर करना हमारे यहाँ नहीं चलता। कोई नहीं जाएगा पिक्चर देखने, चुपचाप जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। रश्मि कड़वे और सपाट लहजे में बोली, मम्मी जी, रागिनी दीदी का मायका होगा, पर मेरा तो ससुराल है ना, और मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, किसी गैर के साथ नहीं। आकाश चलो, देर हो रही है। कमला देवी ने उम्मीद से आकाश की तरफ देखा। आकाश रोक अपनी बीवी को। आज इसकी बदतमीजी बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो आकाश चिल्लाया, मम्मी प्लीज़, हफ्ते में एक दिन मिलता है, हमें जाने दीजिए। आप बात को बिना बात बढ़ा रही हैं। इतना कहकर आकाश और रश्मि दरवाजे से निकल गए। रश्मि ने जाते जाते कमला देवी की तरफ एक तीखी और विजयी मुस्कान उछाली। कमला देवी दरवाजे पर हाथ खड़ी मलती रह गई। उनका अपना खून आज पूरी तरह पराया हो चुका था। अपमान के घूंट पीकर कमला देवी ने तुरंत अपनी बेटी का नंबर मिलाया। फ़ोन उठाते ही कमला देवी रो पड़ी और रश्मि की सारी करतूतें नमक मिर्च लगाकर सुना दी। सुजाता फ़ोन पर भड़कते हुए बोली, क्या मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे इतनी छूट देने की? वह मेरे ससुराल की लड़की है तो क्या हुआ, आपके घर की बहू है, और आपने शुरू से उसे सिर पर चढ़ा रखा है। तभी तो आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आपको अंगूठा दिखाकर फिल्म देखने चली गई। कमला देवी सिसकते हुए बोली, मैं क्या करूं बेटा, मेरा आकाश भी तो उसी की बोली बोल रहा है। आज तो उसने साफ कह दिया कि मेरी बेटी का मायका है, ज़रा तमीज़ से रहो। सुजाता आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा इतनी अकड़? मम्मी तुम चुपचाप मत बैठो। आज वो घर आए तो उसे उसकी औकात याद दिलाना। अगर आज तुमने कदम नहीं उठाया तो वो कल तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देगी। आने दो उसे, ढंग से स्वागत करना उसका। कमला देवी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, तू ठीक कह रही है सुजाता, बहुत सह लिया मैंने। आज उसे पैर रखने थे घर में। ऐसा तमाशा करूंगी कि उसकी सारी नंदपंती और मायके की गर्मी एक पल में ठंडी हो जाएगी। आने दे आज उसे। रात के 9 बजे करीब रश्मि और आकाश हंसते मुस्कुराते हुए घर लौटे। जैसे ही रश्मि ने घर के अंदर कदम रखा तो हॉल की लाइट जली। कमला देवी अंधेरे में सोफे पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कमला देवी कड़कती आवाज़ में बोली, आ गई महारानी, बड़ी जल्दी याद आ गई घर की। रश्मि थके हुए लहजे में बोली, मम्मी जी अब फिल्म देख कर आएंगे तो रात होगी ही ना, अब सुबह की बात को लेकर मूड खराब मत कीजिए। कमला देवी सोफे पर हाथ मारकर
खड़ी हुई, बोली, मूड खराब ना करूं, तुम जैसी बदतमीज, ढीठ और कुलक्षणी औरत इस घर में पैर रखे और मेरा मूड सही रहे। तुमने तो अपनी औकात दिखा दी ना आज। मेरी बेटी के मायके को अपना राजपाट समझ लिया है क्या तुमने? आकाश चिल्लाया। मम्मी, ये क्या अपशब्द बोल रही हो आप? तमीज से बात कीजिए। कमला देवी आकाश पर चिल्लाते हुए बोली, तू तो चुप ही रह जोरू के गुलाम। माँ की ममता को लात मार कर इस औरत के पीछे घूम रहा है तू। रश्मि, कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो मेरी उंगलियों पर नाचना होगा। ये जो मायके की हेकड़ी दिखाती है ना कि वहाँ 3 नौकर थे, तो जाकर अपने बाप के घर बैठ। इस घर में बहू बनकर आई है, नौकरानी से बदतर बनाकर रखूंगी तुझे अगर मेरे सामने दोबारा मुंह खोला तो। रश्मि गुस्से से लाल होकर चीखते हुए बोली, बस मम्मी जी, बहुत सुन लिया आपका नाटक। नौकरानी बनाकर रखेंगी मुझे? अपनी इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। मैं रश्मि हूँ, घुटने टेकना मैंने सीखा नहीं है। अगर आपने अपनी ये घटिया सोच और चिल्लाना बंद नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमला देवी बोली, अंजाम की धमकी देती है मुझे? निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी बाहर हो। हॉल का माहौल पूरी तरह जहरीला हो चुका था। कड़वे बोल तीरों की तरह चल रहे थे। आकाश बीच में खड़ा बेबस था और रश्मि की आंखों में अब सम्मान की जगह खुली बगावत थी। रिश्तों की बिसात पर कमला देवी ने जो चाल चली थी वह अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी थी। उन्हें लगा था कि रश्मि को डरा धमका कर वो काबू में कर लेंगी, लेकिन रश्मि के पास जो सच था वह कमला देवी के पूरे वजूद को हिलाने वाला था। कमला देवी के मुंह से निकल जा मेरे घर से सुनकर रश्मि भी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने कमला देवी को एक हिकारत भरी नज़र से देखा, अपने सैंडल उतारे और बिना एक शब्द बोले तमीज और डर की धज्जियां उड़ाती हुई सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमला देवी हॉल में पैर पटकती हुई तिल मिलाती रह गई। उनकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आईं। अगली सुबह सूरज उगते ही कमला देवी ने घर में महाभारत का मंच तैयार कर दिया। उन्होंने आकाश को ऑफिस जाने से रोक दिया और हॉल में सोफे पर तन कर बैठ गई। जैसे ही रश्मि कमरे से बाहर आई तो कमला देवी ने अपनी आवाज़ को और धारदार बना लिया। कमला देवी इस तरह से बोल रही थी जैसे पूरी कॉलोनी सुन सके, इतनी ज़ोर से कि आज फैसला होकर रहेगा। बहुत सह लिया मैंने, आज तेरे मायका वालों को यहीं बुलाकर पंचायत बैठाऊंगी और तेरी एक एक बदतमीजी का कच्चा चिट्ठा उनके मुंह पर मारूंगी। उन्हें भी पता चले कैसी नागिन पाल रखी है उन्होंने। मैंने भी उस घर में अपनी बेटी दी है, मेरी बेटी की ऐसी घटिया हरकत नहीं है, लेकिन उनकी बेटी में तो अच्छी बहू बनने का एक भी गुण नहीं है। तभी रश्मि के हाथ में मौजूद फ़ोन जोर जोर से बजने लगा। रश्मि ने स्क्रीन देखी, कमला देवी की बकवास को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और फ़ोन कान से लगाकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। यह देख कमला देवी का खून खौल उठा। कमला देवी आकाश की तरफ देखते हुए ताली बजाकर बोली, देखो ज़रा इस महारानी के लक्षण देखो। इधर मैं इसके खानदान की बात कर रही हूँ और ये फ़ोन लेकर अंदर भाग रही है। पक्का अपनी उस लाड़ लड़ाने वाली माँ को फ़ोन करके यहाँ की शिकायत कर रही होगी। इस महारानी को मैं अभी बताती हूँ, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने फ़ोन पर बात करने की। इसके माँ बाप ने इसे रत्ती भर संस्कार और तमीज़ नहीं सिखाई। पीछे खड़े आकाश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। माँ, क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? शांत हो जाओ, कोई ज़रूरी फ़ोन होगा उसका। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मायके में तुम्हारी चुगली कर रही है। हर बात में शक करना बंद करो। कमला देवी आकाश का हाथ झटकते हुए बोली, तू तो अपनी जुबान बंद ही रख। बीवी की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। कमला देवी का पारा अब 7वें आसमान को पार कर चुका था। वो आंधी की तरह रश्मि के कमरे में घुसी और बिना सोचे समझे रश्मि के हाथ से फ़ोन छीन लिया। रश्मि का सब्र का बांध टूट चुका था। वह शेरनी की तरह दहाड़ उठी। रश्मि भीषण चीख के साथ बोली, छोड़िए मेरा फ़ोन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छीनने की? यह फ़ोन मेरी सहेली का था, मेरी माँ का नहीं। वो मुझसे नौकरी की बात कर रही थी। नौकरी शब्द सुनते ही कमला देवी की आंखें गुस्से से उबल पड़ी और जोर से चिल्लाई, नौकरी? कान खोलकर सुन ले रश्मि, इस घर की बहू बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं करेगी। तेरे माँ बाप ने तुझे सिर्फ जुबान चलाना सिखाया है और हुक्म चलाना सिखाया है, संस्कार और तमीज़ का सा भी नहीं सिखाया। बेटी तो मैंने भी दी है तुम्हारे घर में, लेकिन उसे पता है कि ससुराल में तमीज़ से कैसे रहा जाता है। रश्मि अपनी उंगली कमला देवी के चेहरे के सामने तानते हुए गूंजती हुई आवाज़ में बोली, खामोश हो जाइए आप, बहुत सुन लिया आपकी बकवास। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालिएगा। आपने कौन से महान संस्कार दिए अपनी बेटी को, वो मेरा पूरे परिवार देख भी रहा है और भुगत भी रहा है। कमला देवी सन्न रह गई कि क्या कहा तूने? रश्मि धारदार लहजे में तुरंत बोली, हाँ, आपकी लाडली बेटी ने मेरे मायके में मेरे माता पिता और भाई का जीना हराम कर रखा है। आप जब देखो उसे फ़ोन करके हमारे खिलाफ भड़काती रहती हैं। मुझे तो आप यहाँ अगर उपदेश दे रही हैं, ज़रा कुछ संस्कार अपनी उस बेटी को भी सिखाए होते जो दिन भर मेरे मायके में बिस्तर पर पड़ी रहती है, जिसे चाय का कप उठाना भी भारी लगता है। इस उम्र में मेरी माँ बाप को खुद खाना पड़ता है। कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, लेकिन रश्मि रुकने वाली नहीं थी। रश्मि ताने मारते हुए बोली, आपको तो यहाँ 24 घंटे मेरी सेवा चाहिए, लेकिन कुछ सेवा करने का भाव अपनी बेटी को भी सिखाया होता, जो मेरे घर वालों के पैसों पर, आंखों पर काला चश्मा लगाकर रोज़ घूमने चल देती है। आपने तो उस लड़की को यही सिखाया ना कि ससुराल में काम करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ राज कर।
कमला देवी कांपते हुए बोली, तू झूठ बोल रही है? रश्मि हंसते हुए बोली, झूठ? जब मेरी शादी से पहले आप दोनों माँ बेटी फ़ोन पर घंटों बैठकर मेरे घर वालों को नीचा दिखाने की साजिशें रचती थी ना, तो मैं भी एक एक शब्द सुनती थी। मैंने सब सुना। जब आपने कहा था कि तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू क्या नौकर है उनकी? जिस दिन मेरे लिए इस घर से शादी का ऑफर आया था ना, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जो खेल आपकी बेटी मेरे बेकसूर परिवार के साथ खेल रही है, वही खेल आपके साथ इस घर में आकर खेलूंगी। नहले पर दहला इसी कहते हैं मम्मी जी। कमला देवी ने बदहवासी में आकाश की तरफ देखा। आकाश देखिए क्या बक रही है? रश्मि ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा। आकाश को क्या देख रही हो आप यहाँ आने के बाद मैंने आकाश को आपकी बहन की सारी करतूतों के सबूत दिखाए हैं और सब सच सच बता दिया। इन्हें अपनी सगी बहन की गलती और बदतमीजी साफ नजर आ गई और इसी न्याय के कारण आज ये मेरा साथ दे रहे हैं, आपका नहीं। आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाई तो मैं भी अपनी तमीज़ भूल जाऊंगी। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने बड़े गर्व से सोचा था कि अपनी बेटी की ननद को बहू बनाकर लाएंगी तो वो सुजाता के डर से उनके कदमों में दबी रहेगी, लेकिन यहाँ तो पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई थी। जिस बहू को वह कटघरे में खड़ा कर रही थी, आज उसने ही उनको कटघरे में जाकर खड़ा कर दिया था। आज जीत आज बारी रश्मि की नहीं बल्कि कमला देवी और उनकी बेटी की थी।